20 मई 1857 की रात्रि में विलियम हॉडसन बादशाह बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल एवं शहजादे जवान बख्त को बंदी बनाकर हुमायूं के मकबरे से लाल किले में ले आया। किंतु बादशाह के 2 शहजादे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान तथा बादशाह का पोता अबूबकर अभी भी विलियम हॉडसन की पकड़ से दूर थे। इलाही बख्श जानता था कि ये तीनों शहजादे कहाँ हैं, किंतु उसने जानबूझकर यह सूचना विलियम हॉडसन से छिपाई थी। इसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि इलाही बख्श यह देखना चाहता था कि विलियम हॉडसन अपने उस वचन पर स्थिर रहता है या नहीं कि यदि बादशाह आत्मसमर्पण कर देगा तो हॉडसन बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल, उसके पिता मिर्जा कुली खां और शहजादे जवान बख्त को जान से नहीं मारेगा। दूसरा कारण यह था कि बादशाह का पोता मिर्जा अबूबकर इलाही बख्श की बेटी का पुत्र था। इलाही बख्श नहीं चाहता था कि अबूबकर हॉडसन के हाथ लगे, किंतु जब इलाही बख्श ने देखा कि हॉडसन ने शाही परिवार के किसी भी व्यक्ति को जान से नहीं मारा, तो 21 मई 1857 की प्रातः दुष्ट इलाही बख्श ने हॉडसन को यह सूचना दे दी कि शहजादे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान तथा बादशाह का पोता अबूबकर भी हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए हैं। यह सूचना पाते ही विलियम हॉडसन की बाँछें खिल गईं। संभवतः इलाही बख्श यह सोचता था कि वह अपने दौहित्र को मरने से बचा लेगा, किंतु विलियम हॉडसन ने इलाही बख्श की एक भी दलील नहीं सुनी और वह सीधा मेजर जनरल विल्सन के पास पहुंचा। विलियम हॉडसन ने जब मेजर जनरल विल्सन को बताया कि 3 शहजादे अब भी मकबरे में छिपे बैठे हैं और मुझे उन्हें पकड़ने की अनुमति चाहिए, तो विल्सन भड़क गया। वह इस बात से चिढ़ा हुआ बैठा था कि हॉडसन बड़ी चालाकी से जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधता जा रहा है। इसलिए विल्सन ने विगत रात्रि की ही भांति जवाब दिया कि जो करना है अपने बलबूते पर करो। यह सुनते ही हॉडसन अपने 100 घुड़सवारों को लेकर हुमायूं के मकबरे की तरफ चल दिया। इस समय सुबह के 8 बजे थे। मौलवी रजब अली तथा इलाही बख्श आज भी हॉडसन के साथ थे। हुमायूं के मकबरे का दृश्य एक ही रात में बदल चुका था। आज वहां कल की तरह मुट्ठी भर जिहादी नहीं थे। केवल एक रात में शहजादों ने पूरी तैयारी कर ली थी। आज हुमायूं के मकबरे में लगभग 3000 सशस्त्र मुसलमान मौजूद थे, जो शहजादों को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने से रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। हॉडसन ने मौलवी रजब अली तथा इलाही बख्श से कहा कि वे मकबरे के भीतर जाएं तथा शहजादों से बात करके उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करें। मौलवी रजब अली तथा इलाही बख्श को जिहादियों के विरोध का सामना करना पड़ा। जिहादी हर हाल में लड़ते हुए मरना चाहते थे, किंतु शहजादों ने उन्हें शांत किया तथा अपनी ओर से प्रस्ताव भिजवाया कि यदि उनकी जान बख्शने का वचन दिया जाए तो वे आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। इस पर हॉडसन ने जवाब भिजवाया कि समर्पण बिना शर्त होगा। मेजर मॉकडॉवेल भी इस अवसर पर हुमायूं के मकबरे पर मौजूद था। उसने लिखा है कि हम केवल 100 घुड़सवारों को लेकर आए थे तथा दिल्ली यहां से 6 मील दूर था, जबकि मकबरे में इस समय लगभग 3000 सशस्त्र जिहादी मौजूद थे। मकबरे के निकट निजामुद्दीन की बस्ती में भी हथियारों से लैस 3000 मुसलमान भी तैयार थे, जो किसी भी समय मकबरे में पहुंच सकते थे। जब हॉडसन ने शहजादों के बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कही तो जिहादियों में उत्तेजना बढ़ गई, किंतु अंत में शहजादों ने आत्मसमर्पण करने का ही निर्णय लिया। संभवतः उन्हें लगता था कि शाही परिवार के सदस्यों को जान से नहीं मारा जाएगा। वीर सावरकर ने लिखा है, उसी समय विश्वासघाती इलाही बख्श और मुंशी रजब अली ने अंग्रेज अधिकारियों के चरणों में उपस्थित होकर उन्हें यह सूचना दी कि शहजादे तो अभी भी हुमायूं के मकबरे में छिपे बैठे हैं। यह सूचना मिलने पर कैप्टन हडसन ने तुरंत ही प्रस्थान कर दिया तथा शहजादों को बंदी बनाकर एक गाड़ी में बैठा दिया।
स्कॉटिश लेखक डेलरिम्पल ने लिखा है कि शहजादों को बंदी बनाते ही हॉडसन ने जिहादियों को आदेश दिया कि यदि वे शहजादों की सलामती चाहते हैं तो अपने हथियार धरती पर रख दें। हॉडसन को भय था कि यदि वह इन लोगों को निशस्त्र किए बिना ही यहां से निकल गया तो ये लोग पीछे से आकर हॉडसन एवं उसके साथियों पर हमला बोल देंगे। शहजादे अब हॉडसन्स हॉर्स के सिख सिपाहियों के नियंत्रण में थे, इसलिए जिहादियों ने अपने हथियार धरती पर रख दिए। हॉडसन ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे इन हथियारों को गाड़ी में रख लें। हथियार एकत्रित करने में 2 घंटे का समय लग गया। इसके बाद हॉडसन अपने बंदियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। जब विलियम हॉडसन एवं उसके सहायक शहजादों को लेकर दिल्ली शहर के परकोटे तक पहुंचे तो जिहादियों की एक भीड़ ने उन लोगों का रास्ता रोका। हॉडसन ने लिखा है कि शहजादों के चारों ओर एक खतरनाक मजमा जमा हो गया। ऐसा लगता था कि वह उनको छुड़ाने ही वाले हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार मजमा बहुत छोटा था तथा उसका कोई खतरनाक इरादा नहीं था। किंतु हॉडसन ने तीनों शहजादों को गाड़ी से उतरने के लिए कहा, फिर उन्हें नंगा होने को कहा, फिर एक कॉल्ट रिवॉल्वर निकालकर उन तीनों को गोली मार दी। फिर हॉडसन ने लाशों की मुहर वाली अंगूठियां और फीरोजे के बाजूबंद उतारकर अपनी जेब में रख लिए। शहजादों की जड़ाऊ तलवारों पर भी कब्जा कर लिया। वीर सावरकर ने लिखा है, जब इन शहजादों को लेकर यह गाड़ी नगर में पहुंची तो हडसन ने गाड़ी के पास पहुंचकर चिल्लाना आरंभ किया, अंग्रेज महिलाओं और बालकों का वध करने वालों के प्राण लेना ही उचित है। उसी समय अंग्रेज सैनिकों ने इन शहजादों के शरीर पर से सभी आभूषण उतार लिए तथा उन्हें गाड़ी से खींचकर नीचे पटक दिया। तत्काल ही हडसन ने इन तीनों शहजादों पर अपनी बंदूक से निशाने साधे, गोलियां दागी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार तैमूर वंश के वृक्ष की अंतिम लताएं भी हडसन की गोलियों ने नष्ट कर दी। हडसन ने इन तीनों शहजादों के शव थाने के समक्ष फेंक देने के आदेश दिए। कुछ समय तक तो चील और गिद्ध इन निर्जीव देहों से अपनी भूख बुझाते रहे और उसके उपरांत ये क्षत विक्षत शव घसीटकर यमुना के तट पर फेंक दिए गए। जिस स्थान पर शहजादों को गोली मारी गई थी उसके निकट ही दिल्ली के परकोटे में बना हुआ एक दरवाजा था, जिसे लाल दरवाजा कहते थे, किंतु उस दिन से इस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाने लगा। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेज सिपाहियों ने मुगल बादशाह की दाढ़ी तक नोच ली।